मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरम्स याद करने की जरूरत नहीं है और बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं लिखना होता है। डायरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए अभी कुछ चीज़ें अच्छी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है कि स्पीड या एक्यूरेसी किस पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक के लिए 2020 से लेके 2026 तक जो हमने देखा है, वो आंसर सही निकालना वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आंसर को जल्दी निकालना वो भी हमको सीखना पड़ेगा। सर मैं चाहता हूँ एक अच्छी रैंक मेरे पास हो, टॉप 5 एनालिस्ट मुझे मिलना चाहिए, तो आप मान के चलना कि सर कुछ ऐसे मेथड्स आप बता सकते हैं जो कैलकुलेशन स्पीड में करने में हेल्पफुल रहेंगे? देखिए, स्पीड को फास्ट करने के लिए So today we are going to discuss the most frequently asked doubts and questions of all of you related to the most feared questions in the CLAT exam. I think अभी तक सबने गेस कर लिया होगा. It's none other than quantitative techniques. So hi sir. हेलो मैम। सबसे पहले तो ये बताइए इतना डर क्यों लगता है सबको क्यूटी से? मैथ्स में डर का रीजन जो मुझे लगता है वो है सबसे बड़ा रीजन उनका मैथ्स के साथ पास्ट एक्सपीरियंस। ओके तो जैसे ही बच्चा मैथ्स सुनता है उसको लगता है कि सर मुझे वही फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, थ्योरम्स याद करना पड़ेगा या वही लंबे लंबे सॉल्यूशन मुझे लिखना पड़ेगा, जिस कारण से बच्चा क्या मैथ्स से थोड़ा डर जाता है और मैथ्स को सॉल्व करना थोड़ा सा वो बंद कर देता है। उसको लगता है कि मैथ्स मुझसे नहीं हो पाएगा। तो डर का मेन रीजन मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। इतना कुछ मैथ्स में नहीं पूछा जाता है क्लैट एग्जाम में। तो ये तो रीज़न हो गया, अब इसके लिए किया क्या जाए, डर कैसे भगाए? डर को भगाने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लैट में जो मैथ्स पूछी जाती है वो स्कूल टाइम से मैथ्स में थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरम्स याद करने की जरूरत नहीं है और बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं लिखना होता है। यहाँ पे मेनली आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मैथ्स में बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी जाती है और मुझे लगता है अगर बेसिक आप अच्छे से कर लेते हैं और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो डर है ना मैथ्स को लेके वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिस के साथ ही आपका डर खत्म होगा, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एक्चुअली क्लैट के लिए रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अमेजिंग हो? जैसे कई बार हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th के बाद मैथ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कैसे बच्चे डील करेंगे इससे? देखिए, पहली चीज़ तो मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो क्लैट एग्जाम में, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका मैथ्स स्टार्टिंग से बहुत अच्छा हो। अगर आप वीक भी हैं, एवरेज भी हैं, तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अच्छा स्कोर तभी आपका हो पाएगा जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नो डाउट स्कोर अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं कि सर मैं डेली बेसिस पे 10 मिनट भी दे रहा हूँ, 15 भी दे रहा हूँ, 20-30 मिनट कुछ भी अगर दे रहा हूँ, अगर आप लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे करके आपका मैथ्स अच्छा हो ही जाएगा और एग्जाम तक जाते जाते आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं एग्जाम लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर आ ही जाएगा। हो ही नहीं सकता कि आपका मैथ्स में स्कोर कहीं से भी कम हो जाए। ठीक है, और सर क्यूटी की कितनी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या सभी को डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है या ऑल्टरनेट डेज या वीक में 2-3 बार से भी चल जाएगा? देखिए, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार अगर सपोज हम किसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें कि सर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी का एवरेज है, किसी का वीक है। अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है कि सर वो मैथ्स बैकग्राउंड से है या फिर वो स्टार्टिंग से अच्छा रहा है, तो उस केस में वो वीक में 2 दिन या 3 दिन भी अगर पढ़ता है टाइम निकाल के, तो मैं कहूँगा उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज हैं या फिर आप मैथ्स में वीक है तो उस केस में आपसे बोलूँगा कि आपको डेली बेसिस पे ही पढ़ना है, क्योंकि आप वीक अगर हैं तो थोड़ा सा उस पर कमांड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो अगर आप वीक में 1 दिन या 2 दिन आप पढ़ेंगे तो उतना प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं। और मेरा मानना ये है कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार जो बच्चा वीक या एवरेज है वो तो डेली पढ़े, और जो बच्चा अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वीक में 2 दिन या 3 दिन भी अगर पढ़ेगा तो मुझे लगता है उसका काम चल सकता है। और वो बच्चे जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली क्या, बिकॉज यहाँ पे क्यूटी में डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स आ रहे हैं, तो क्या डायरेक्टली उन्हें वही सॉल्व करना स्टार्ट करना है? नहीं, डायरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी कुछ चीज़ें अच्छी होना चाहिए। जैसे कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना चाहिए, स्पीड में आप सॉल्व कर पाएँ, एक्यूरेसी आप रख पाएँ,
दूसरा आपके टॉपिक जो परसेंटेज, रेशो, एवरेज। मेरा ये मानना है कि पहले ये 3-4 चीज़ों पे आपको अच्छे से कमांड करनी है। ओके। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से बनेगा, रेशो अच्छे से बनेगा, स्पीड आपकी अच्छी है, तो उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ठीक तो है। पहले मैं बोलूँगा कि इन 3 टॉपिक को लेके पहले आप जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, हुँ। ठीक है? पहले आप वन लाइनर क्वेश्चन को आप ठीक लगाइए। है। जब आपको लगे कि हाँ, परसेंटेज, रेशो, एवरेज इन पे आपकी कमांड बन चुकी है, हुँ। उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाइए। डायरेक्ट अगर डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाएँगे, तो मे बी बन हुँ। जाए, लेकिन हो सकता है ना भी बने। आप चाहते हैं कि हर बार मुझसे बन जाए, हुँ। तो उस केस में तो पहले आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, वन लाइनर क्वेश्चन को लगाइए, देन उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाइए, तो नो डाउट फिर आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन बनेगा। ठीक है। और जब स्टूडेंट कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो इनिशियली व्हाट शुड दे फोकस मोर ऑन? इज इट द स्पीड और द एक्यूरेसी? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है कि स्पीड या एक्यूरेसी किस पे हुँ। ज़्यादा फोकस करें। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि यार आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, तो बच्चा सबसे पहले स्पीड के बारे में सोचता है। उसको लगता है हुँ। कि पहले मुझे स्पीड ही चाहिए, हुँ। वो एक्यूरेसी के बाद में बारे में नहीं सोचता इतना। हुँ। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 2 टू 3 मंथ आप पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो ठीक है। कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन मेरे सामने है पहले उसका सॉल्यूशन तो बनना चाहिए ना। हुँ। अगर सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा होगा तो स्पीड हम कहीं से कहीं तक नहीं ला सकते हैं। ठीक तो है। स्टार्टिंग के 2 टू 3 मंथ आप पहले एक्यूरेसी पे काम करिए। आप ऐसा सोचिए कि अगर 12 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हुँ। 2 सेट आते हैं, तो पहले आप ट्राई करो कि पहले एक सेट तो मैं सॉल्व करूँ। हुँ। जब एक सेट आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो विथ प्रैक्टिस विथ टाइम मुझे लगता है कि वो स्पीड भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन हुँ। पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक्यूरेसी पे फोकस करें, उसके बाद में ही स्पीड के बारे में सोचें। पहले स्पीड बाद में एक्यूरेसी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत वहाँ पे है। ओके। और जैसे अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है तो आपने कुछ टॉपिक्स जैसे मेंशन किए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो ये कैसे पिक करना है? पैरेलली बच्चा मल्टीपल टॉपिक्स उठा सकता है या कोई ऑर्डर सीक्वेंस, और कितना टाइम दे एक टॉपिक को? ओके, देखिए पैरेलल टॉपिक तो नहीं लेके चलना है। हुँ। मैं बोलूँगा एक बार में एक टॉपिक को डिसाइड करिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक के लिए 2020 से लेके 2026 तक जो हमने देखा है वो परसेंटेज से आया है। ठीक है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में मोर देन 50% क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से है। हुँ। जैसे आप क्लेट 2026 को भी आप ठीक देखेंगे है। तो 12 में से 7 टू 8 क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक के लिए से था। हुँ। तो सबसे पहला परसेंटेज को ही पढ़िए, सबसे ओके। ज़्यादा ज़रूरी है। पहले परसेंटेज को आप पढ़िए, आप ट्राई करिए कि उसको 3 डेज़ 4 डेज़ या मैक्स टू मैक्स 1 वीक, हुँ। 1 वीक में आप पूरे परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए। बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से करो, उसके हुँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। देन उसके बाद आप रेशो पे आइए, उसके बाद फिर आप एवरेज पे आइए। लेकिन ठीक एक है। बार में 2 या 3 टॉपिक लेके नहीं चलना है। अगर आप एक बार हुँ। में 2 या 3 टॉपिक लेके चलेंगे तो ऐसा ना हो कि परसेंटेज भी नहीं बन रहा है, रेशो भी नहीं बन रहा है, एवरेज भी नहीं बन रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा है। हुँ। तो एक बार में एक ही टॉपिक को लेके चलें। पूरा पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ, ये मुझसे अच्छे से बन रहा है और यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा या मॉक में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को मैं बना लूँगा। हुँ। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। डायरेक्ट आपको नहीं जाना है 2-3 टॉपिक पे एक साथ। ठीक है। बट जैसे हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि मॉक देना तो फ्रॉम द वेरी गो आप स्टार्ट कर दो। अब यूजुअली आई थिंक 15 मिनट्स बोलते हैं क्यूटी में देने के लिए। जी बिल्कुल, 15 मिनट बोलते अब अगर किसी हैं। का मैथ्स बहुत ही खराब है तो यूजुअली बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि वो सेक्शन स्किप ही कर देते हैं, वो 15 मिनट फिर दूसरे सेक्शंस में टाइम देते हैं। तो अगर मुझे नहीं आता है, मैं डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करने तक अभी पहुंची ही नहीं हूँ, हुँ। तो क्या फिर भी मुझे जाके क्यूटी सेक्शन देखना है मॉक में? नहीं, देखना तो चाहिए। मतलब हम्म। आप ऐसा बिना देखे आप मत छोड़िए। एक बार आप देखिए, क्योंकि जब आप मॉक लिखते हैं ना, तो वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। जैसे कि क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक किस है। टाइप के क्वेश्चन होते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता हम्म। है। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता होगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल आपको नहीं पता है, तो आपकी हम्म। प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। ओके, Okay. अब एग्जाम में क्वेश्चन रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का, लेकिन पता चल रहा है कि आप केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही बना रहे हो, डेटा हम्म। इंटरप्रिटेशन आपने देखा ही नहीं। हम्म। या डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या टाइप बन सकता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो ऐसा ना हो कि उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही मैं नहीं कर रहा हूँ जो मेरे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप सेक्शन को एक बार जरूर देखो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर डिसाइड करो क्या मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम्म। अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो ठीक है। मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक अगर है। आप ट्राई करेंगे तो शायद वहाँ से बनना चालू हो जाए और हम्म। बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को बनाना चालू कर देंगे। एक और कॉमन प्रॉब्लम ये मैंने बेसिकली उन स्टूडेंट्स के साथ देखी हुआ गुड एट मैथ्स,
तो बिकॉज हमारे ट्रेडिशनली जो हमने मेथड सीखे हम उस पे ही जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम यूजुअली दे आर डिफरेंट अप्रोच जो हम ट्राई करते हैं स्पीड बढ़ाने के बिल्कुल। लिए। तो इसके लिए क्या करना है, लाइक उससे अडाप्ट करने के लिए कैसे करें कि हम अपना जो नॉर्मल अभी तक प्रैक्टिस करते हैं वो छोड़ के नई अप्रोच लेकर आए? देखिए स्कूल का मैथ्स जो आपने किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथ्स है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हम्म। जैसे स्कूल में क्या होता है कि आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, आप स्टेप बाय हम्म। स्टेप आप सॉल्व करते हो क्योंकि स्टेप मार्किंग भी वहाँ पे है। हम्म। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। जैसे हम्म। हम 15 मिनट हम बोल के चल रहे हैं, हम्म। और 15 मिनट में अगर मैं 12 क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो स्पीड पे तो काम करना पड़ेगा। हम्म। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके बेसिस पे तो स्पीड आ नहीं पाएगा, इसके लिए आपको हम्म। नए नए मेथड सीखना पड़ेगा हम्म। जो क्लास में जनरली हम लोग सिखाते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट करने की टेक्निक्स हम सिखाते हैं, तो उन मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जहाँ भी ठीक है। क्वेश्चन पे ऐसा मेथड लग सकता है हम्म। उस मेथड को आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर स्पीड तो नहीं आ पाएगा। हम्म। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको नए नए मेथड सीखना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि और कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आपको इसके अलावा कोई और तरीका हो जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाऊँ। तो नए मेथड आपको सीखना ज़रूरी है बिल्कुल। सर कुछ ऐसे मेथड्स आप बता सकते हैं जो कैलकुलेशन स्पीड में करने में हेल्पफुल देखिए रहेंगे? स्पीड को फास्ट करने के लिए टेबल से याद होना ज़रूरी है, स्क्वायर से याद होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यूब याद होना ज़रूरी है, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट जो वैल्यू हम क्लास में सिखाते हैं ठीक है। वो आपको याद होना ज़रूरी है। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन का यूज़ करना आना चाहिए। जैसे हम परसेंटेज में भी सिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाते हैं, वो एप्लीकेशन को यूज़ करना आना चाहिए। दूसरा मेंटल मैथ से ओके। मेरा मतलब है कि जब तक आप माइंड में कैलकुलेट नहीं करोगे ना, स्पीड नहीं आ पाएगा। अगर मैं लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूँ तो स्पीड आप चाह के भी नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ, आप कैलकुलेशन जितना ज़्यादा हो सकता है आप माइंड में करो, कोशिश करो कि कम से कम पेन और पेपर का यूज़ करो। जितना कम पेन और पेपर का आप यूज़ करेंगे, आप मान के चलना कि आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ठीक है। माइंड में कैलकुलेट करने की आदत होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा कि सर गलत ना हो जाए, लेकिन आप लगातार करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो माइंड में कैलकुलेट जब तक बच्चा नहीं करेगा वो स्पीड लेके नहीं आ पाएगा। और सर क्यूटी सेक्शन का मॉक एनालिसिस क्यों देखना चाहिए बच्चे को, किस वे में उन्हें बेनिफिट करेगा ये? देखिए मॉक एनालिसिस क्यों देखना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है कि बहुत लोग का मैथ्स अच्छा होता है, वो अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर भी आ जाते हैं, करेक्ट आंसर भी आते हैं। लेकिन आपको मॉक एनालिसिस इसलिए देखना है कि क्या सर ने कोई ऐसी अप्रोच मुझे बता दिया, कोई ऐसी टेक्निक्स मुझे वहाँ पे बता दी क्या जिससे मेरा आंसर और फास्ट आ सकता है। तो वो आपको मेनली हेल्प करेगा, क्योंकि आंसर सही निकालना वो तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आंसर को जल्दी निकालना वो भी हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि करेक्ट आंसर तो ठीक है बहुत सारे लोग निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर को निकालेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक को अच्छी करने में हेल्प करने वाला है। तो मॉक एनालिसिस आप देखो, वहाँ से अगर कोई नया अप्रोच, कोई नई टेक्निक आपको मिलती है, उस टेक्निक को आप सीखिए, और सीखने के बाद अगर कोई नया क्वेश्चन आपको दिखता है तो वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करो, जिससे कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, स्कोर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इम्प्रूव होगा। अनदर थिंग दैट आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज, क्योंकि क्यूटी का वेटेज अगर मैं क्लैट पेपर में देखूँ तो सबसे कम है, 12 नंबर है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली स्टूडेंट्स जो क्यूटी मैथ में उतने अच्छे नहीं हैं वो सेक्शन आखिरी तक लिंगर कर छोड़ देते हैं कि नहीं अच्छा अभी इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बाकी सेक्शंस पे ध्यान दें। तो आपको क्यों लगता है कि क्यूटी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या क्यों इंपॉर्टेंट है क्यूटी सेक्शन क्लैट देखिए के लिए? क्यूटी की वैल्यू अगर मैं लेके चलूँ ना, कि अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा एनएलयू, कि सर मैं चाहता हूँ एक अच्छी रैंक मेरे पास हो, टॉप 5 एनएलयूज मुझे मिलना चाहिए, तो आप मान के चलना कि बिना क्यूटी के तो वो नहीं हो सकता है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपका ठीक सपना है। अगर बड़ा है ना कि यार मैं एमएलएस जाऊँ, नालसार जाऊँ, तो मुझे लगता है कि बिना क्यूटी के हेल्प के तो आप नहीं पहुँच नहीं पहुंच पाएंगे। पाओगे। तो आपको क्यूटी सॉल्व करनी पड़ेगी। आप कोशिश करिए, आप कोशिश लगातार करते रहेंगे तो नो डाउट बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर कोई बच्चा एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, जैसे सपोज अगर हम कोई साइकिल चलाना भी सीखते हैं, स्कूटी चलाना भी सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी ना मुझको आती है, लेकिन जब मैं डेली बेसिस पे उसको चलाता रहता हूँ तो फिर ऐसा होता है कि पीछे वाले को देखते हुए हम बात भी कर लेंगे और साइकिल के ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाएगा, स्कूटी रुक भी जाएगी। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, और बिना क्यूटी के कहीं ना कहीं टॉप 5 एनालिस्ट नहीं मिल सकता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा आप। तो आप क्यूटी को जरूर आप बनाइए, आप बिल्कुल इसको छोड़ो मत, स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है
सर कीपिंग योर सब्जेक्ट बायस असाइड, आप बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से मुझे बताओ, जिन बच्चों का मैथ बहुत खराब है उनके लिए स्कोप है जेन्युइनली इम्प्रूव करने का? बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है। देखो, अगर हम टाइम लेके चलें, जैसे ठीक है। अराउंड अभी 5 to 6 मंथ है, हम्म 5 to 6 मंथ मैं बहुत बड़ा टास्क नहीं बोलूँगा। मैं सिंपल ये बोलूँगा कि आप डेली बेसिस पे अगर 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना, डेली हम्म बेसिस 15, हम्म तो 1 मंथ में आप कह सकते हो कि आप 450 500 क्वेश्चन आप कर लेंगे 1 मंथ में। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 5 या 6 कर दूँ ना, हम्म तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब आप 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 6 मंथ में। हम्म और मुझे लगता है कि यार अगर कोई बच्चा 2500 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर डालता है, हम्म तो मेरे को नहीं लगता कि उसका मैथ्स कभी बिगड़ सकता है। हाँ। उसका मैथ्स अच्छा ही होगा। हाँ। बस आपको सबसे पहले तो ये डर को हटा दो, ये सोच को हटा दो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म थोड़ा सा इस सोच को आप चेंज करिए कि मैं ट्राई करके देखता हूँ। हम्म अगर मैं ट्राई करूँगा, हम्म कोशिश करूँगा, 2 दिन परेशान होऊंगा, 5 दिन परेशान होऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके मुझको बनेगा, समझ में आएगा। हम्म तो लगातार मेहनत आप करते रहेंगे तो नो डाउट आपसे मैथ्स बन जाना चाहिए। मेंटल बैरियर हटाना है मतलब बिल्कुल। सबसे पहले। ठीक है, आई थिंक वी आर डन सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम।